आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं दे रहे टाइम से। मतलब दिल्ली की बद हालत है, स्कूलों के नाम पे सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ना हो तो दिल्ली में त्राही त्राही मच जाए, जहाँ केंद्र की मदद से दिल्ली के लोगों का इलाज हो। फ्री बिजली के नाम पे लोगों को ठगने का काम करा। मैं अगर वैसी भाषा में बोलूंगा, देसी भाषा में, गटर का पानी पीने के लिए मजबूर हो लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा में, जहां से विधायक जी हैं मनीष सिसोदिया जी, जिनको टक्कर देने के लिए बीजेपी से रवि नेगी जी ने करारी टक्कर दी थी, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने इस तरीके से उनको करारी टक्कर दी, इससे पहले इस क्षेत्र में उनको कोई नहीं दे पाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता रवि नेगी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, पहले तो मैं आपके क्षेत्र पे आऊँगा, पटपड़गंज विधानसभा पे। जैसा कि मनीष सिसोदिया जी अपनी शिक्षा मॉडल को लेकर ताल ठोकते रहते हैं हमेशा, उस पर क्या कहना है आपका? देखो, शिक्षा मॉडल है, दिल्ली के लोगों को एक ठगने का एक नया इन्होंने मॉडल चालू किया, जिसमें ये भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा तक है। दिल्ली का शिक्षा मॉडल है। और बात करेंगे दिल्ली के जो सही मायने में पढ़ाई की, आप स्कूलों का स्तर इतना नीचे गिर गया है दिल्ली का। अभी अभी केंद्र सरकार ने एक सर्वे करा था, ऑल ओवर इंडिया के स्कूलों में तो रैंकिंग में 31वां नंबर आया है दिल्ली का। और आप ये बात बड़े बड़े दावे करते हैं। इन्होंने बस इतना भ्रष्टाचार किया, कमरे जो बनते हैं स्कूलों में 28-28, 30-30 लाख रुपए एक कमरे में लगाए इन्होंने। और 7 सालों में कोई नया स्कूल नहीं बनाया। जो पुराने स्कूल ढांचे खड़े थे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा था, उनको तोड़ के दोबारा काम किया, दोबारा स्कूल बनाए। और वो स्कूल भी सिर्फ बिल्डिंग बनाई, नए स्कूल नहीं बनाए। 7 सालों के अंदर कोई नया कॉलेज नहीं बनाया। 7 सालों के अंदर इतना बुरी हालत है। आप दिल्ली के 30% स्कूलों में कॉमर्स और साइंस नहीं है। आप कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, भाई कॉमर्स साइंस नहीं है। दिल्ली के 824 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली में 23,000 पद है टीचरों के खाली हैं, आप भरते नहीं हो। आप गेस्ट टीचरों को निकाल देते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी टीचर को आपने निकाल दिया, गेस्ट टीचर आपने निकाल दिया। दिल्ली में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं दे रहे टाइम से। मतलब दिल्ली की बद हालत है, स्कूलों के नाम पे सिर्फ धोखा दिया जा रहा है, और देश के लोगों को और दिल्ली के लोगों को। तो ये तो बात रही शिक्षा मॉडल की। अगर हम बात करें स्वास्थ्य के मॉडल की, क्या उस पर क्या कहना है आपके? भाई, स्वास्थ्य मॉडल की कलई इनकी कोरोना काल में खुल गई। जब कोरोना काल का जब 2020 में जब कोरोना काल आया, उस टाइम ना इन पे वेंटिलेटर था, ना इन पे ऑक्सीजन मशीन थी, ना इन पे कोई नया अस्पताल था, कोई तैयारी नहीं थी। इन्होंने 7 साल में कोई नया अस्पताल नहीं बनाया। और 7 सालों में सिर्फ इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, और लोहे के कंटेनर हैं जो कुछ बॉक्स बना रखे हैं इन्होंने, उसमें 2 साल के अंदर का कोई दवाई दी नहीं गई। 1,000 करोड़ रुपए इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में बर्बाद किए। ये बाहर विदेश में जाते हैं और कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना काल में इनको लताड़ लगाई। उन्होंने कहा ये मोहल्ला क्लिनिक दिखाने के लिए, जब 2 साल तक लगातार इन मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिली, कोविड की वैक्सीन नहीं लगी, तो फिर काहे के लिए मोहल्ला क्लिनिक। सिर्फ दिल्ली में आज अस्पतालों की दुर्दशा है, बुरी हालत है। दिल्ली में अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती, इलाज नहीं है। अगर केंद्र सरकार ना हो तो दिल्ली में त्राही त्राही मच जाए, जहाँ केंद्र की मदद से दिल्ली के लोगों का इलाज होता है, चाहे वो एम्स हो, सफदरजंग हो, राम मनोहर लोहिया हो। तो बुरी हालत है, खाली सिर्फ ढिंडोरा पीटने का काम है। और जो पैसा दिल्ली की गाड़ी कमाई, टैक्स का पैसा, उसको अपने प्रचार में लगाते हैं। कहीं ना कहीं हमेशा जब बात होती है फ्री बिजली पानी की, क्या जनता तक सच में फ्री बिजली पानी पहुंचा है? तो वो बिजली का जो रेट है, वो रेट शीला दीक्षित के टाइम पे जो कम था, वो इन्होंने बढ़ाया। और उसके बाद फ्री बिजली के नाम पे लोगों को ठगने का काम करा। और कुछ लोगों को उस पर लाभ मिलता है, कुछ लोगों को जो दिल्ली में, मैं कहूँगा दिल्ली में 10 या 15% उस दायरे में आते होंगे। बाकी लोगों को बड़े बड़े बिल देने पड़ते हैं। कॉमर्शियल में बिल ज़्यादा है, सिर्फ ठगने का काम है दिल्ली के लोगों को। दिल्ली में अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जो स्टेट सरकार बड़े बड़े प्लांट जब इसके बिजली के लगते हैं, तो कई हज़ार करोड़ रुपए लगते हैं प्लांट लगने में। उसमें कई हज़ार लोग काम करते हैं। पर आप बिना प्लांट लगाए, बिना मजदूर को रखे, आप बिजली कैसे मुफ्त दे सकते हो? कहीं ना कहीं बोझ हमारे ऊपर है, हमारी अर्थव्यवस्था में बोझ पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारे टैक्स का पैसा इनकी बिजली के कामों में जाता है। और जो सब्सिडी ये देते हैं, वो सब्सिडी का सारा पैसा बिजली कंपनी को जेब में जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। अभी 6% इन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए, आम बैकडोर में आके।
मतलब ये खुल के नहीं करते, चुपचाप करेंगे। और 6% रेट बढ़ा दिए इन्होंने। आज दिल्ली की जो लोगों की जेब काटने का काम ये करता है। तो दिल्ली सरकार ने एक अभी वो और पानी की बात कही आपने। आज दिल्ली के लोग, मैं अगर वैसी भाषा में बोलूँगा, देसी भाषा में, गटर का पानी पीने के लिए मजबूर हो लोग। आज गंदा नाले का पानी लोग पीते हैं। सुबह लोग उठते हैं तो गंदे पानी से सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, गंदा पानी से सामना करना पड़ता है। जो सरकार एक नैतिकता के आधार पर, इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। जो मूल अधिकार है हमारा पानी पीने का, जो हमारा भारत के संविधान के हिसाब से कि हमारा अधिकार है साफ पानी, साफ हवा, वो आप मुहैया नहीं करा रहे। आप दिल्ली के लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रहे, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज दिल्ली 70 की 70 विधानसभा में साफ पानी नहीं है। एक नए माफिया पैदा कर दिए उन्होंने, पानी माफिया। जो पहले पानी माफिया देखे नहीं होंगे, आप देखे होंगे हर गली नुक्कड़ में एक पानी माफिया है, जो बड़े बड़े गैलन रखते हैं और लोग वहां से खरीदते हैं। जैसा कि 200 यूनिट बिजली फ्री का वो चल रहा है यहाँ पे, तो लगातार बिजली के रेट में बढ़ा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखो, फिर मैंने आपको बताया, फिर 10-15% लोगों को इसका लाभ मिलता है, बाकी 90% जनता बिल भरती है। और रेट इन्होंने बढ़ा दिया, 6% इन्होंने रेट बढ़ा दिए। और मैं फिर बोलूं कि दिल्ली बिजली उत्पादन नहीं करती, हमारा कोई पावर प्लांट नहीं है, हम झारखंड नहीं है हमारा पावर प्लांट हो। हम लोग भी खरीदते हैं बाहर से, और वो कहीं ना कहीं जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो हमारे जेब का पैसा है। तो वो पैसा हमारी गाड़ी कमाई बिजली कंपनियों को जेब में डाला जा रहा है, और मनमाने ढंग से उनको पैसे दिया जा रहा है, और बैकडोर में उनसे पैसे लिया जा रहा है। मैं कहीं ना कहीं ये गोरख धंधा है। जिस प्रकार शराब के ठेके आपने देखा होगा, शराब के ठेके इन्होंने खोले, हर वार्ड में 2-3 ठेके इन्होंने खोल दिए। जहाँ 600 ठेके होते थे, आज 3,000 शराब के ठेके खोल दिए। शराब की कंपनियों को इन्होंने मुहैया, यहाँ पे हर गली मोहल्ले में शराब की कंपनियाँ आ गई। और कंपनियाँ भी ऐसी आई, 1 बोतल के साथ 3 बोतल फ्री, 2 बोतल के साथ 2 बोतल फ्री, 1 पेटी के साथ 1 पेटी फ्री। आप दिल्ली में क्या चाहते हैं? दिल्ली में आप शराब की नगरी बनाना चाहते हैं। आप साफ पानी मुहैया नहीं करा पाते, और आप दारू हर घर में पिला रहे हैं। मतलब किस तरह की दिल्ली है? अच्छा, आम आदमी पार्टी हमेशा को एक ना एक वो लगाती रहती है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। इस पे क्या कहना है आपका? देखो, मैं फिर ये कहूँगा कि अगर धर्म बचेगा तभी हम बचेंगे। हमारा धर्म ही नष्ट हो जाएगा तो हम कहाँ से बचेंगे? और हिंदू होना हमारे गर्व की बात है, हम हिंदू विचारधारा के हैं। पर हमारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी आज जो केंद्र की जो योजनाएं लाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम को देख कर नहीं लाते। अगर कोई उज्ज्वला गैस योजना आई है, उसमें अगर उज्ज्वला गैस योजना में सिलेंडर मिले हैं, तो मेरी मुस्लिम बहनों को भी मिला है और मेरे हिंदू भाई को मिला है, कोई फर्क नहीं होता। हाँ, दिल्ली में ये फर्क जरूर करता है केजरीवाल। रोहिंग्या मुसलमानों को कोरोना काल में उनको घर जाके राशन दिए, हिंदू लोगों को राशन से महरूम कर दिया, लोग भूखे प्यासे मर गए। पर केंद्र सरकार कोई फर्क नहीं करती। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम लोगों को बढ़ चढ़ कर लाभ मिल रहा है। ये सिर्फ दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने का काम है। अगर हम हिंदू हैं, अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इसमें गुनाह नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान, देश का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में हिंदुओं की बात कराई जाएंगे, ये सोचने का विषय है। और जैसा कि एमसीडी इलेक्शंस बढ़ गए, आगे टल गए, उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को दोषी ठहरा रही है कि उनके अंदर एक डर था, कि डर का माहौल था, इसलिए ये सब हो रहा है। भाई, डर कौन डर रहा है? डर तो आम आदमी पार्टी डर रही है ना, हम तो डर नहीं रहे। हमने तो ऐसी प्रणाली बनाई जिस प्रकार पिछले 7 सालों से जो एमसीडी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कराया जा रहा था, जो 13,000 करोड़ रुपए उनके हक का पैसा, वो आप अटका के बैठे। शीला दीक्षित के टाइम पे भी यही एमसीडी थी, यही भाजपा थी, बढ़िया चलती थी। पर आज क्या हुआ अचानक? आपने जो केंद्र एमसीडी को पैसा देता है हर साल, उनको आप देते नहीं है। 13,000 करोड़ रुपया अटका के बैठे हुए हैं। आप उनकी गाड़ी कमाई नहीं देते, आप तनख्वाह 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं देते। क्या उनको एकीकरण अगर अमित शाह जी ने करा है तो इसमें क्या गुनाह है? अगर एकीकरण करने के बाद एमसीडी भाइयों को सही टाइम पे तनख्वाह मिलेगी, उनके बच्चे पलते हैं। कोरोना काल में जब हम सो के नहीं उठते थे, तो ये एमसीडी कर्मचारी आपके घरों में आके सफाई करते थे। और जहाँ रही डर की बात, भाई डरना क्या? यूपी में 403 सीटें हैं, तो 400 में 340 में इनकी जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी की, और जमानत जब्त हुई, बाकी सीटें सब हारे। उत्तराखंड में 70 सीटें, 70 में 68 में जमानत जब्त हुई।
दो सीट में थोड़े जमानत बचा पाए। तो डर किसको है? डर हमें डर है या इनको डर है? लेकिन वो भी ये भी तो कह रहे हैं कि पंजाब में इस बार विजय पताका फहराया है, हम धीरे धीरे विजय पताका हर जगह फहराएंगे अपना। भाई पंजाब में दुनिया जानती है कि जिस प्रकार खालिस्तान मुहिम, खालिस्तान को बढ़ावा देने का काम किया इन्होंने। आज आपने देखा होगा भिंडर वाला जो खालिस्तान का मुख्य आरोपी था, उसके उसके झंडे लहराते हैं, उसकी जय जयकार होती है। भारत देश में जहाँ जहाँ तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, वहाँ खालिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। क्या आप देश में अराजकता फैला रहे, देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे? ये सिर्फ जो जो 2 साल इन्होंने बिरयानी खिलाई बॉर्डरों में, गाजीपुर के बॉर्डरों में, वो खालिस्तान मुहिम थी। बाहर से पैसा आता था कनाडा से, उसका पैसे का दुरुपयोग करा और सत्ता हाथ में ले ली। अब बताएगी ना पंजाब की जनता इनको आज क्या क्या हो रहा है वहाँ आपके सामने। आतंकवाद बढ़ गया, फिर जाके सड़कों में खुलेआम खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। एक देश में जहाँ तिरंगा लहराना चाहिए वहाँ खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। तो देश जानता है ये अराजक लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं। जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह जब बोले जाते हैं, तो ये केजरीवाल पहला आदमी है जो वहाँ जो उनका समर्थन करता है। ये केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक जब हमारे वीर सैनिक जब जाके बॉर्डरों में अपना शौर्य करते हैं, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगता है, एयर स्ट्राइक का सबूत मांगता है। ये लोग हैं और ये लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं। यहाँ शाहीन बाग का चाहे मामला हो, शाहीन बाग में 3 महीने तक रोड जाम करी इन्होंने। जाफराबाद में ताहिर हुसैन इनका दंगे कराता है, जिसमें हिंदू लड़का मारा जाता है, दिलवर नेगी। और ये लोग सिर्फ अभी आपके सामने हनुमान जयंती में किस तरह से पत्थर में हनुमान, देश में क्या हनुमान जयंती में फेरी लगाना गुनाह है क्या? देश में अगर हनुमान जयंती या राम जयंती नहीं बनाएंगे हिंदुस्तान में, तो कहाँ बनेगी? तो ये सोचने का विषय है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो साफ जाहिर करते हैं ये अराजक भी है, आतंकवादी भी है और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल भी होते हैं ये लोग, और देश को बर्बाद करने के लगे हैं। आज दूसरा श्रीलंका बनाने के चक्कर में दिल्ली को आज। चलिए, तो ये तो हो गई बाहर की राजनीतिक बातें, ठीक है। अब आते हैं आपके क्षेत्र में। अगर ऐसी कुछ बातें हमको बताइए कि जैसा कि लगता है आप अगर विधायक बनते इस क्षेत्र से, वो काम होना चाहिए था, आपके जहन में आज भी वो काम अटकते हैं? भाई मैं अगर विधायक बनता तो सबसे पहले मेरा काम था जो मूलभूत चीज़ है। देखो इंसान नौकरी करता है, बच्चे सब पाल रहे हैं अपने, पर आदमी चाहता है कि मेरा टोटी का नलका खुले तो साफ पानी आए और मुझे आरओ ना लगाना पड़े, मेरे बच्चे साफ पानी पिएं। तो सबसे पहले मैं पानी मुहैया कराता। अपनी जो पानी की लाइनें जर्जर हालत में हो चुकी हैं, 20-20 सालों से पानी की लाइन चेंज नहीं हुई, मैं पूरी विधानसभा में पानी की लाइन चेंज कराता। सीवर जो ओवरफ्लो हो रहे उन सीवरों को ठीक कराता। जो मूलभूत चीज़ें वो सारी चीज़, सड़कें टूटी फूटी जगह जगह टूट रही उनको ठीक कराता। और जो जगह तक जो नशेड़ियों के अड्डे बन गए, जो लोग शाम को नशा करते हैं, जो चौक आइडेंटिफाई कर रखे थे मैंने 90 चौक आइडेंटिफाई कर रखे थे इस विधानसभा के, जहाँ पे अंधेरा होता है, जहाँ पे शाम को बहनें निकल नहीं सकती, उनको मैं वहाँ पर रोशनी करता। और वहाँ पे जो असामाजिक लोग हैं उनके लिए कड़क कानून करता, पुलिस की मुहैया कराता। और जो विधायक ने करने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहिए अपने विधानसभा में, वो सारे काम मैं करता। तो लगभग 3000 वोटों से आपको मात मिली, ठीक, लेकिन आपने कड़ी टक्कर दी उनको। उसके बाद भी आप कहाँ पे कहना चाहेंगे यहाँ पे कमी रह गई, किस चीज़ में? देखो कमी तो कहीं नहीं रही। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम कभी हारते नहीं हैं, हमेशा सीखते हैं। और पहली बार चुनाव लड़े और दिल्ली का शिक्षा मॉडल, जिस शिक्षा मॉडल की ये पूरे 70 सीटों में चुनाव लड़े थे, जिसके माध्यम से जो ढिंढोरा पीट रहे थे कि हम वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल बनाया, वो वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल पचमढ़गंज में धाराशाही हो गया। 15 राउंड की काउंटिंग में 13 राउंड में सिसोदिया हारते रहा लगातार। पूरा मीडिया, दिल्ली का जो वर्ल्ड क्लास मीडिया, 12 घंटे दिखाया उन्होंने कि सिसोदिया अब आ रहा। और लास्ट में कुछ झुग्गियों की बोटें खुली जहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान और वैसे मुसलमान रहते हैं, वहाँ से इनको बढ़त मिली, क्योंकि उनके ये दामाद हैं, क्योंकि उनको बिरयानी ये खिलाते हैं, और वहीं से इनको बढ़त मिली। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सिसोदिया साहब ये सीट छोड़ेंगे या अगली बार हारने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसके बाद आपकी आगे की तैयारी क्या है, अगले चुनाव में क्या है? आगे की तैयारी हमारी भरपूर है। पिछले आज 3 साल लगभग चुनाव को होने वाला है और हम जनता के बीच में घूमते हैं। जनता का बेटा है, जनता के बेटे और भाई के रूप में काम करते हैं। हमने लगातार, जिस कार्यालय में आप बैठे ऐसे हमने 5 कार्यालय पूरे विधानसभा में बना रखा है और हम जनता के बीच में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जनता में रहते हैं। मेरा घर भी इसी कॉलोनी में, मैं इसी कॉलोनी में पैदा हुआ, यही मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी और मैं जनता का दर्द जानता हूँ। इनकी तरह नहीं, AB 17 में जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़े नहीं लेंगे, आज AB 17 कोठी में रहते हैं, जिस कोठी का 4 करोड़ में इन्होंने जीर्णोद्धार कराया, दोबारा बनाया। इनको लगता है कि जीवन भर के लिए ये रहेंगे, हमेशा उप मुख्यमंत्री रहेंगे। इनको ये नहीं पता कि सत्ता जब जनता आती है तो सत्ता अपने आप लोग बाहर होते जाते हैं। शीला दीक्षित को भी घमंड था कि कभी नहीं हारी, वो भी हारी। और तो समय आएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम जिस प्रकार हम काम कर रहे हैं,
मैं फिर बताता हूँ, हम विधायक नहीं हैं और विधायक से ज़्यादा हम काम करते हैं। जनता हमारे पास आती है क्योंकि यहाँ का क्षेत्रीय विधायक 7 साल से लापता है। उसको गली, यहाँ के गली के बारे में नहीं पता कौन सी गली कहाँ निकलती है। तो इसका जनता हमें जानती है, जनता मानती है। जनता के दुख में खड़े होते हैं, सुख में खड़े होते हैं, काम करते हैं। कोरोना काल में हमने 2-2 हज़ार पैकेट खाने के हर घर खिलाए, जब लोग घरों से निकलने में डरते थे, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय आप हमको दिया, इतना बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे देखेंगे और आपके चैनल को देखें। तो ये थे हमारे साथ रवि नेगी जी, जिन्होंने हमको जो कि पटपड़गंज विधानसभा से चुनाव लड़े थे बीजेपी से, और मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर दी थी इन्होंने। हालांकि हार का सामना तो करना पड़ा, लेकिन इतनी कड़ी टक्कर देना बेहद मुश्किल बात थी। वीडियो जर्नलिस्ट दीक्षा के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।